अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी कहानी की जिसने पाकिस्तान में एडवोकेसी और बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। हम बात करेंगे इकबाल मसीह की, जो कि 1983 1 जनवरी को मुरीद के एक गांव पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुआ। मसीह का ताल्लुक पाकिस्तान की एक कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था और उसकी फैमिली शुरू से ही एक गरीब फैमिली थी। इतनी गरीब कि उन्हें काम करना पड़ता था, लेबरिंग करनी पड़ती थी। लेबरिंग कोई आम लेबरिंग नहीं होती थी, बल्कि बहुत सख्त लेबरिंग होती थी। आइए जानते हैं किस तरीके से इकबाल ने एक बहादुरी की मिसाल कायम की पूरे पाकिस्तान में। इकबाल मसीह की कहानी पाकिस्तान में यूं तो कहीं पढ़ाई नहीं जाती और ना ही कहीं इसका आपको जिक्र मिलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको और जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं उन सबको इस बारे में बताऊं और किस तरीके से एक छोटे से बच्चे ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अपनी रेजिलियंस और ब्रेवरी की वजह से एक मिसाल कायम की, जो कि इंटरनेशनली तौर पर भी उसे रिकॉग्नाइज किया गया। सिर्फ 4 साल की छोटी एज में ही इकबाल एक फैक्ट्री में काम करने लगा था अपने ओनर के अंडर। ये कारपेट फैक्ट्री थी जहां इकबाल काम करता था और इस काम की इजाजत उसके माँ बाप की तरफ से थी। आप सोच सकते हैं 4 साल का बच्चा जो कि बिल्कुल अपने बचपन की शुरुआत में हो, उसने अभी अभी चीजें समझना शुरू की हो और वो एक लेबरर की तौर पे दिन में 14 से 15 घंटे कारपेट फैक्ट्री और कारपेट इंडस्ट्री में काम करता था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एक दिन जब इकबाल मसीह की वालिदा, जिनका नाम अनायत था, उन्हें अपने ऑपरेशन के लिए करीब 5 से 6 हज़ार रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने फैक्ट्री के ओनर, कारपेट फैक्ट्री के ओनर से पैसे लिए उधार इकबाल के नाम पे। अब ये एक पेशगी के तौर पे था कि ये पैसे लेने के बाद वो उसे किसी वक्त लौटा तो देंगी, लेकिन तब तक जो इकबाल था वो फैक्ट्री जो ओनर था उसके हाथों में था। उसकी मर्जी थी वो उसे जैसा ट्रीट करे, क्योंकि उसकी माँ ने, इकबाल की माँ ने फैक्ट्री ओनर से पैसे लिए थे और उसकी अब जान जो थी वो फैक्ट्री ओनर के रहमो करम पर थी। देखिए, जब इतने छोटे बच्चे को स्लेवरी में दिया जाता है या फिर लेबरर में दिया जाता है तो उससे कोई आम काम नहीं करवाया जाता, क्योंकि एक तो वो आपको मना नहीं कर सकता और अगर मना कर भी दे तो उस पे आप अपनी फोर्स आराम से यूज कर सकते हैं। यही एक नीच और चीप मेंटेलिटी थी वहां के कारपेट इंडस्ट्री के ओनर की। वो ये समझ रहा था कि उसने जो 6 हज़ार इकबाल की वालिदा को दिए हैं, उसके बाद इकबाल की जो जान है वो उसके हाथ में आ चुकी है। वो उससे 14 से 15 घंटे काम कराता था, काम ना हुआ तो उसे मारता पीटता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल बताता है कि एक वक्त जब उसकी तबीयत नासाज थी, काफी ज्यादा उसको फीवर हो रहा था, और उसने जब अपने कारपेट इंडस्ट्री ओनर को ये बताया तो उसने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा एक बहाना है, और उसे उल्टा लटका दिया फंके से। इतना ज्यादा उसे टॉर्चर किया गया एक छोटे से बच्चे को, जो कि सिर्फ उस वक्त 4 से 7 साल की उम्र का था। इतना जुल्म सहने के बाद इकबाल को इतना तो समझ आ गया था कि वो यहां रहकर कुछ कर नहीं पाएगा जिंदगी में। उसकी छोटी छोटी आंखें एक बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। उसे ये तो पता था कि उसको यहां से निकलना है, लेकिन किस तरीके से ये नहीं। एक दफा का जिक्र है कि जब इकबाल वहां से एस्केप किया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो सीधा गया अपने घर। जो कारपेट इंडस्ट्री था ओनर, वो अगले दिन ही उसके घर आया सुबह और उन सब बच्चों को इकबाल समेत वापस लेकर गया और उन्हें 2 दिन तक बांधे रखा। इतना बांधा कि उनके खून जो थे, हाथों में खून जम गया। उसके बाद इकबाल को ये चीज इतनी ज्यादा बुरी लगी, और जाहिर है बुरी लगनी ही थी। जब आप इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करोगे एक छोटे से बच्चे को, तो वो बगावत पर उतरेगा ही और उसे उतरना भी चाहिए। उसके बाद जब इकबाल अराउंड जब 8-9 साल का था, 1992 की बात है, तो उसने एक अपना पूरा एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ, और वो वहां से एस्केप कर गया कारपेट इंडस्ट्री के जो ओनर है उससे। और ये काफी बड़ी और काफी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था इकबाल की लाइफ में। अभी इकबाल वहां से एस्केप किया ही था कि उसे बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के कुछ लोग दिखे, जिसे हम BLLF भी कहते हैं। देखिए, ये BLLF जो थी, ये एक लिबरेशन थी जो लेबर के राइट्स के लिए आवाज उठाती थी पाकिस्तान में। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त पाकिस्तान में और अभी भी लॉ को फॉलो नहीं किया जाता था उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए है। वहां पर एक स्पीच हो रही थी इसी लिहाज से कि लेबर के क्या क्या राइट हैं, और डेब्ट स्लेवरी जिसमें इकबाल था। मुआवजा ये कि उसी पर एक टॉपिक पर बहस हो रही थी। वहां के जो स्पीकर थे उनकी एहसान नाम के।
जब वो इकबाल से मिले, उन्होंने पूछा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि उसकी हालत देख के पता लग रहा था कि ये कहीं से एस्केप करके आया है। इकबाल ने उन्हें पूरी बात बताई और एहसान ने जब ये सुना तो एहसान ने चाहा कि अब इकबाल एक आवाज बने हजारों बच्चों की और हजारों लोगों की जो कि डेप्थ स्लेवरी में है। देखें, BLLF जो थी, उसने सिर्फ इकबाल को स्पीचेस तक महदूद नहीं रखा, उसने इकबाल को एज अ चेंज भी यूज किया। और उसके लिए भी एक चेंजिंग पॉइंट तब आया जब वहां पर उन्होंने अपने स्कूल में इकबाल को एजुकेशन देना स्टार्ट की। उन्होंने इकबाल को ग्रूम करना स्टार्ट किया। इकबाल ने पब्लिक स्पीचेस देना स्टार्ट की। इकबाल ने हजारों बच्चों को बताया कि तुम्हें डेप्थ स्लेवरी करने की जरूरत नहीं है। तुम इसलिए नहीं बने हो कि तुम्हारी जो छोटे छोटे हाथ है जिनसे तुम अपने ख्वाब की तामीर करोगे, वो इसलिए नहीं है कि तुम अपना बचपन किसी डेप्थ स्लेवरी में जाया कर दो। वो अपने गांव, जहां पर एक डेप्थ स्लेवरी बहुत आम थी, वहां पर जाके स्पीचेस देने लगा बच्चों को, उनके माँ बाप को, एडल्ट्स को। इतना कॉन्फिडेंस था इस छोटे बच्चे में, इतना पोटेंशियल था। उनको ये बताने लगा कि ये डेप्थ स्लेवरी बिल्कुल एक गलत चीज है, अपने बच्चों के साथ इस तरह ना खेलें। उसकी स्पीच की सबसे एक जो फेमस बात थी कि वो आखिर में ये जरूर कहता था, वी आर फ्री। देखें, इकबाल की इस पोटेंशियल और इस जो हम एडवोकेसी और ब्रेवरी को देखते हुए वहां के जो कारपेट ओनर्स थे, जिन्होंने इस डेप्थ स्लेवरी को बिल्कुल आम किया हुआ था, उनमें खौफ की लहर दौड़ी। उन्होंने काफी मर्तबा इकबाल के घर आने की कोशिश की, लेकिन इकबाल उस तरफ BLF में था। जो पहली मर्तबा इकबाल ने अपने घर का विजिट किया वो कुछ सालों बाद था, जब वो अपने घर पे पहली मर्तबा आया। और उसी दिन कारपेट इंडस्ट्री का जो ओनर था, उसने धमकी भी दी इकबाल को कि तुम वापस आ जाओ, वरना हम तुम्हारी माँ को और बहन को किडनैप कर लेंगे। जिसके बाद इकबाल ने इस पे रिफ्यूज किया। उसकी बहन ने उसको कन्फ्रंट किया और कहा कि इकबाल अब वापस नहीं आएगा। काफी कारपोरेट इंडस्ट्री ने यह भी कहा कि इकबाल तुम बिल्कुल जज की तरह, उसकी बहन सोबिया जो थी उसे कहा कि तुम इकबाल बिल्कुल जज की तरह सड़कों पर फिरते रहते हो, लेकिन ये राइट्स तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। हम तुम्हें जल्द ही या तो मार देंगे या किडनैप कर देंगे। आप देख सकते हैं, इतने छोटे से बच्चे को धमकी दी जा रही है, ना कि उसकी कोई पुलिस बैकग्राउंड है ना कुछ, बस एक कि वो एक सही अल्फाज और सही चीज पर बात कर रहा है पाकिस्तान में। उसकी सिर्फ एक यही गलती है। इकबाल की बहादुरी और करेज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, बल्कि अब्रॉड भी इसको काफी सराहा जा रहा था। अक्टूबर 1994 में इकबाल ने स्वीडन का विजिट किया और वहां के स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान में डेप्थ स्लेवरी आम है और किस तरीके से किन किन मराहिल से इकबाल खुद गुजरा है। उसके बाद दिसंबर 1994 में इकबाल ने USA का विजिट किया, जहां पर रीबॉक कंपनी ने उसे एक अवार्ड भी दिया, फ्रीडम ऑफ डेप्थ स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम डेप्थ स्लेवरी का। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे में इतना पोटेंशियल था कि इसने अपने हालात से गुजर कर इस चीज का इंतखाब नहीं किया कि अब वो चुप कर कर बैठ जाएगा घर पे, लेकिन इस चीज का इंतखाब किया कि अब वो बाहर जाएगा और बच्चों को इस चीज पर आमादा करेगा कि डेप्थ स्लेवरी उनका फ्यूचर नहीं है। बाल को पर्सन ऑफ द वीक का भी अवार्ड दिया गया USA के एक रीन ऑन टीवी प्रोग्राम की तरफ से। और इस बच्चे ने ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि अपने आप और अपने जो BLF जो थी इसकी फेडरेशन, उसका नाम भी रोशन किया। उसके बाद इकबाल अपने पाकिस्तान मुल्क वापस आया 16 अप्रैल 1995, जब इकबाल बाइक पर अपने कजन्स के साथ, लियाकत और फरियाद के साथ, उनके वालिदैन को, लियाकत और फरियाद के वालिदैन को खेतों में पानी देने जा रहे थे, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे थे और वो तीनों एक ही बाइक पर थे। फरियाद, लियाकत और इकबाल एक ही बाइक पर थे कि तब फरियाद ने एक गन शॉट सुनी और वो गन शॉट जो थी सीधा इकबाल मसीह के सीने पे आके लगी, जिससे उसकी डेथ हो गई। और ये जो मैंने आपको एक पूरी बात बताई, तीन बाइक वाली और फरियाद और लियाकत के वालिदैन को पानी देने जा रहे थे, ये एक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थी और इस पे फरियाद के थंब प्रिंट भी थे। अब फरियाद लिख पढ़ नहीं सकता था, तो इस वजह से उसके थंब प्रिंट उस पर ऐड किए गए और उसके ऊपर पुलिस जो भी अपनी रिपोर्ट खुद बना सकती थी वो बनाई। क्योंकि ये रिपोर्ट एक झूठी रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे बताया था कि ये एक झूठी रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। किस तरीके से ये रिपोर्ट झूठी थी, आइए जानते हैं। देखिए, जिस दिन इकबाल का मर्डर हुआ उससे अगले दिन ही अशरफ हीरो नामी एक किसान को उसे गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा गया कि उससे जबरदस्ती ये कहलाने को बोला कि तुम इस जुर्म का एतराफ करोगे जो हम तुम्हें कह रहे हैं, वरना तुम मारे जाओगे और तुम्हारी फैमिली
का कोई आसरा नहीं बचेगा, क्योंकि तुम एक गरीब हो और गरीब का पाकिस्तान में कोई आसरा नहीं बचता उसके जाने के बाद। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान जो पुलिस रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई उससे बिल्कुल तर्क करती है। वो कहती है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात को बिल्कुल डिनाई किया गया है कि इकबाल का मर्डर अशरफ हीरो की तरफ से किया गया, जो कि एक किसान है। पुलिस रिपोर्ट में जो ये बताया गया है कि इकबाल का जो मर्डर है उसके एक्टिविज्म की वजह से हुआ, जो कि बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अशरफ हीरो ने इकबाल का मर्डर किया और जो इसका मर्डर था वो बिल्कुल जो इसका एक्टिविज्म था उसके उस पर नहीं किया गया है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इकबाल का जो मर्डर है उसके एक्टिविज्म, उसकी ब्रेवरी और उसकी करज की वजह से ही किया गया, जिससे कारपेट ओनर्स डर रहे थे। बड़े बड़े फैक्ट्री के ओनर्स जो उस वक्त बिल्कुल एक बच्चे से डेप्थ स्लेवरी, और सिर्फ इकबाल से नहीं बल्कि उस जैसे हजारों लाखों बच्चों से डेप्थ स्लेवरी करवा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कारपेट इंटरनेशनल मार्केट में बिक नहीं रही थी, क्योंकि उसके ऊपर चाइल्ड लेबर का धब्बा था। इसी वजह से उन्होंने इस बच्चे को, जो कि अपने करज से उन बच्चों, बाकी बच्चों की जान बचा रहा था, बाकी बच्चों को डेप्थ स्लेवरी से बचा रहा था, उसे मारा गया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अशरफ हीरो, पुलिस रिपोर्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो ये कहते हैं कि अशरफ हीरो ने जानबूझकर इसे नहीं मारा था इकबाल को। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो ये कहती है कि इकबाल के साथ कुछ और बच्चों को भी उस रात किल किया गया, मर्डर किया गया। लेकिन जो इकबाल था उसके ऊपर 120 पैलेट्स की गन्स का यूज किया गया, जबकि जो बाकी बच्चे थे वो अराउंड 2 to 3 पैलेट्स की गन का। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो इकबाल था वो टारगेट पे था। तो ऐसा कौन था कि बिल्कुल उसके टारगेट पे इकबाल हो और ये गलती से हो गया हो अशरफ की तरफ से। ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल पूरी नहीं हुई। आज भी उसके माँ बाप इंसाफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इकबाल सच्चाई की तरफ था, वो एक सच्चाई के रास्ते पे था, जिसकी वजह से वो अभी तक ख्वार हो रहे हैं। इकबाल की बहन सोबिया का ये कहना है कि जब इकबाल मेरे पास मिलने आता था वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं बड़ा होकर एक वकील बनूंगा, एक लॉयर बनूंगा, और जो बच्चे हैं इनके राइट्स के लिए मजीद पावर और रेजिलियंस के साथ काम करूंगा। लेकिन हमारे मुल्क में कभी भी एक अच्छे काम को इज्जत नहीं दी जाती। हमारे मुल्क में बड़े बड़े जो रिश्वतखोर बैठे हैं और जो बड़े बड़े माफिया बैठी है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक बच्चा उन्हें चैलेंज करे, उनके एम को, जो गलत एम है, बिल्कुल नीच एम है, उन्हें चैलेंज करे। उनसे ये देखा नहीं गया और इकबाल को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए एक अब्दी नींद के लिए सुला दिया। आज पाकिस्तान में क्यों एक बच्चा इकबाल मसीह को नहीं जानता? क्योंकि हमारे मुल्क में और हमारी स्टडीज में, हमारे कोर्सेज में कहीं भी इकबाल मसीह का नाम नहीं आता। अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो इकबाल मसीह के स्कूल्स बनाए गए हैं मोरक्को में, इटली में, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सही रास्ते पर था, और हमारे मुल्क में सही रास्ते पर चलने वाले को वैसी इज्जत बिल्कुल नहीं मिलती है। इकबाल मसीह ने जो काम किया वो आज हम जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, हम जैसे एडल्ट हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से करेंगे, जो कि टू बी ऑनेस्ट बात है। इकबाल ने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया, बल्कि अपनी आवाज को उजागर किया और अपनी आवाज से हजारों बच्चों को डेथ स्लेवरी से बचाया। आप इसी तरीके से और अननोन जो फैक्ट्स और अननोन स्टोरीज और जो बाकी जियो पॉलिटिकल स्टोरीज है पाकिस्तान की, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इस वैल्यूएबल वीडियो से आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हुई है, आपको चाहिए कि अपने प्यारों की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड करें और ये बताएं कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों को जन्म नहीं दिया, बल्कि इकबाल जैसे बहादुर बच्चों को भी जन्म दिया है। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल